हाँ साहब, ये सोराइसिस बीमारी है, उसके इलाज के लिए क्या क्या अपने खान पान में ध्यान रखना पड़ेगा? देखो, सोराइसिस क्यों होती है इसका तो अभी तक किसी को पता नहीं लगा है। डॉक्टर्स अभी जिस नतीजे पहुंचे हैं, अब तक जो रिसर्च हुई है उसमें उसको ठीक करने के जो तरीके अपनाए गए उसमें भोजन सबसे महत्वपूर्ण है। और भोजन में, खाने पीने में आप एक तो खटाई आप बिल्कुल छोड़ दीजिए। खटाई केवल आंवला जो है वो अलाउ है, अदरवाइज कोई भी किसी प्रकार की खटाई, टमाटर भी नहीं। सब्जियों में आपको भिंडी है, बैंगन है, आलू है, इसको बिल्कुल नहीं लेना है। ग्वारफली ये भी अवॉइड करनी है। और बाकी रही बात दूसरी, जिसमें गेहूं आप कम से कम कीजिए। गेहूं की बजाय आप जौ, रागी, बाजरी, ये जो मोटा अनाज है वो खाना होता है। चना बिल्कुल नहीं, चने की दालों में चने की दाल नहीं लेने, उड़द की दाल बिल्कुल नहीं लेनी, मूंग की दाल ले सकते हो, अरहर की दाल भी बिल्कुल नहीं लेनी। ये सारे प्रिकॉशंस रखेंगे तो होगा। छौंका जो लगाते हैं उसमें नारियल तेल का छौंका लगा के सब्जी वगैरह ले तो बढ़िया है। घी, जो अपने डेयरी प्रोडक्ट है, सरसों का तेल ले, पर कम ले। तली हुई चीज़ें तो बिल्कुल मत ले। तली हुई चीज़ें सबसे ज़्यादा हार्मफुल रहती है। मेरे खुद के प्रयोग किया हुआ है। जब खाया तो एकदम बढ़ा तो उसका कारण ढूंढा तो ये है कि मेरे को कचौरी एक रोजी ने खाना शुरू कर दिया था, मतलब आ जाती थी और खा लेता था। तो ये सबसे ज़्यादा नुकसान, बहुत नुकसान किया। तली हुई चीज़ बिल्कुल नहीं खानी, और बेसन नहीं खाना। उड़द की कोई भी चीज़, जैसे इडली होती है उसमें इडली ये होता है उड़द वगैरह, वो बिल्कुल नहीं खाना। ये सब रवा की इडली खा सकते हैं। रवा की कास्टिक सोडा आता है तो उसका कोई दिक्कत नहीं। कास्टिक सोडे वाला जो उसको नमक को भी अवॉइड करो आप। खमन है इसमें फूलते हैं। खमन, जिसमें भी खमन आता है उसको बिल्कुल नहीं लेना। खमन वाली चीज अपने लिए जहर है एक तरह से। अच्छा, जिसको भी सोराइसिस है। आपने ये इलाज लिया तो इसमें कहाँ तक फर्क पड़ा? नंदगांव में एक बार तो 90% में ओके हो गया जी। मगर मैंने उनको भी क्या, डॉक्टर ने भी कहा था कि ये एक बार तो बिल्कुल हो जाएगा ठीक, मगर इसका होता है सीजन, मतलब दो मौसम, सर्दी और गर्मी का जहाँ मिलाप होता है वहाँ पर ये आपको उभरता है। तो ये उभर रहा है अब। तो मैं तुरंत आ गया डॉक्टर के पास, और डॉक्टर ने अभी वापस चेंज की है। तो अभी इसका महीने भर का इलाज लेकर के फिर पता लग जाएगा। मगर निश्चित रूप से इसका रिलीफ मिलता है अगर आप पर खाने पीने का रखें तो। खाने पीने का नहीं रखा तो फिर वो गड़बड़ है। आप एक बार भी चूके तो उसका शरीर पे तुरंत प्रभाव पड़ता है। मौसम के हिसाब से प्रिकॉशन लेना पड़ता है। एयर कंडीशन में आपको बिल्कुल नहीं, एक आधा मिनट के लिए भी आप एयर कंडीशन को छू लिया तो आपको ये फैलेगा ही फैलेगा। उसको ठीक होने में आप दवाएं वगैरह कितनी भी ले लो तो आपको महीना भर लग जाएगा। एलोपैथी बिल्कुल मत लो। मेरा ये है, मेरे तो 44 साल से मैं इसका पेशेंट हूँ। तो एलोपैथी आपके शरीर के अंदर टॉक्सिन्स इकट्ठा करता है। ये निश्चित रूप से आपको घातक है। आपके दूसरे बॉडी के अंग है वो खराब हो जाएंगे। तो डिटॉक्सिन करने के लिए बेस्ट तरीका ये आपका पंचकर्म मुझे लगा। अब डिटॉक्सिन होने के बाद आपका इलाज कितना होता है वो इस पर डिपेंड करता है कि आप प्रिकॉशन कितनी लेते हैं। आपको जब इसमें इतना कष्ट है तो इतना, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि आप ये कि भाई ये नहीं खाना जो कि भाई जीभ के स्वाद के लिए भले ही खाओ। दूध, दही, छाछ, मक्खन, पनीर, ये सारी चीज़ें त्याज्य है अपने लिए। कड़ी के अंदर आपने डाल दिए। घी खा सकते हैं? घी खा सकते हो। घी भले ही आप छौके पे भी लगा लो, आप ऊपर से खाओ, मगर घी में पका हुआ पराठा देख लो, जीम लो तो फिर वही गड़बड़ होगी। अच्छा, तला हुआ नहीं चाहिए। हाँ, सीधा घी खाओ आप। हाँ, डायरेक्ट। हाँ, डायरेक्ट घी खाना ही है आपको, क्योंकि आपको जो वसा की पूर्ति जो होगी वो घी से ही होगी। गाय का घी होना चाहिए, देसी गाय का।
तो सर ये काफ़ी लोगों को ये बीमारी से ग्रसित हैं, उनका ना इलाज जैसा ही है, कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा है। आपको हमने पहले भी देखा कि आप इसका इलाज ले रहे थे और आपको फ़ायदा हुआ है, तो हम समझते हैं कि सभी को इसका लाभ मिले। स्वास्थ्य से बड़ी कोई चीज़ नहीं है, तो उसके लिए आप सरकारी अफसर रहे हुए हैं, DYSP से पोस्ट से आप रिटायर हुए हैं, तो आपको अनुभव है और आप ये साझा कर रहे हैं अनुभव, इससे सभी को फ़ायदा मिले। तो एक बार आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और इसके लिए जानकारी समय समय से आपसे वीडियो से मैं लेता रहूँगा, और सभी मेरे दोस्तों को और जिनको भी ये तकलीफ है उनको मैं ये बिल्कुल बताऊँगा, जिससे उनका इलाज हो सके, और वो जो ना इलाज समझ रहे थे तो उनका स्वास्थ्य के लिए ये उपयोगी रहेगा, लाभकारी रहेगा। एक बात मैं आपको और बताना चाहूँगा, इसके अंदर आदमी के दिमाग में ये जब उसके जो सोराइसिस के जो दाग है वो दिखते हैं ना, तो उससे मन के अंदर एक हीन भावना आती है, उसको त्याग दो। आप मान लो एक बार कि ये अपने लकड़ों के साथ ही जाएगा। बहुत अच्छी बात कही आपने। इसमें डिप्रेस होने की, मेरे को आज से 20-25 साल पहले डॉक्टर ने डिक्लेयर कर दिया कि इसको, बार बार मैं गया कि ये दवाई आप दे रहे हो और मेरे ठीक नहीं हो रहा है, दवाई दे। फिर डॉक्टर ने मेरे को बताया कि मैं कहना नहीं चाह रहा था, मुझे बार बार कह रहे हो, तो ये कह रहा हूँ कि ये कितनी भी दवाई ले लो ये ख़त्म नहीं होगा, मगर इसके कारण से दिमाग के अंदर ये प्रेशर रखोगे कि मेरी बीमारी ठीक नहीं होगी, तो फिर आप ज़्यादा बीमार होंगे और डिप्रेशन में चले जाओगे। डिप्रेशन में नहीं जाना है। अगर आप डिप्रेशन के दिमाग में रखते हो कि मेरे ये बीमारी है, तो ये बीमारी ज़्यादा फैलती है, साइकोलॉजिकली ये बहुत ज़्यादा इफेक्ट करती है। आप समझ लो मेरे कुछ नहीं है, क्या फ़र्क पड़ता है, यहाँ से तेल जो देते हैं और ये क्रीम देते हैं, उस क्रीम से आपका जब दिन में 1 बार 2 बार लगा दिया तो आपको कोई कह ही नहीं सकता है कि आपकी कोई बीमारी है। जी जी सर जी, एक मैं आपसे एक और पूछना चाहता हूँ, जैसे पति पत्नी है और पति को ये बीमारी है, तो पत्नी को इसका और बच्चों को असर हो सकता है इसका? बिल्कुल नहीं होता है, पति पत्नी के नहीं होता है। हम तो 44 साल हो गए मेरे को होते हैं, मेरी पत्नी के कहीं दाग भी नहीं हुआ। और मगर जो आपके होने के बाद अगर आपके कोई बच्चे हुए हैं तो उस बच्चों को भी नहीं होता है जेनेटिकली। ये केवल 15% की हिस्ट्री है जी। 100 में से 15 लोगों के जेनेटिकली ये ट्रांसफ़र हो जाती है, और दुर्भाग्य से मैं भी उसमें, मेरा एक बच्चा भी शामिल हो गया। मगर अगर आप मेरे बच्चे के तो बहुत जब वो लापरवाही रखी उसको बहुत ज़्यादा, अभी मेरे बच्चे को भी मैंने इलाज करवाया। मैंने तो यहाँ 1 महीना बिताया, वो 1 महीना 10 दिन रह करके गया है, और उसको 100% एकदम क्लीन हो गया वो, क्योंकि उम्र भी है और वो फिर प्रिकॉशन भी है। पर एक बार 100% हो गया, मगर वापस होने की संभावना रहती है अगर आप खाने पीने में ये रखते हो, नशा पता वगैरह कोई करते हो, धूम्रपान करते हो, ये इस तरह के जो वाहियात काम करते हैं, शौक पालते हैं, तो उससे ये होता ही होता है। आपको आपका वो जो रूटीन है वो बदल जाता है। आपको मस्त रहना है, खूब हंसी मजाक लोगों के बीच, अकेला, और इसके बारे में सोचना ही नहीं है कि मेरे कोई बीमारी है। जब आप इसको भूल जाओगे कि नहीं नहीं कुछ नहीं है, लोग पूछते हैं अरे 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 आपके क्या हो गया, तो मैंने तो थप्पड़ हो गए उठा करके कि तेरे बाप का क्या गया, मैं इतना इरिटेट हो जाता था। फिर बाद में मुझे पता चला कि मैंने ये इरिटेशन है, ये बीमारी बढ़ाता है। तो आपको ऐसा भी नहीं करना, इसलिए अपने जहाँ भी दिखता है ओपन प्लेस जो भी है उसको कवर्ड करके रखो। जितने भी लंबी बाहों का कमीज पहन लिया और जुराबें पहन ली, आपके कहीं है। और तेल जो देते हैं वो मेडिकेटेड तेल है, उसको आप लगाया हाथों पैर, चेहरे पैर जहाँ भी है लगा करके रह जाओ मस्त। आपको पता ही नहीं चलेगा कि कोई भी बीमारी है, किसी दूसरे को भी पता नहीं लगेगा। तो पूछेगा अभी क्या, और पूछता है कोई कि अरे अरे ये क्या हो गया, ये इस पे इरिटेशन नहीं करना, दिमाग में ये नहीं लाना, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद, आपसे ये मिला सभी को सुझाव, तो और इसका सभी को लाभ लेंगे। मेरे मित्र काफ़ी हैं, उनको सबको मैं वीडियो भेजूंगा, और आपसे समय समय पे मैं आपसे परामर्श लेता रहूँगा। पंचकर्म जरूर कराना चाहिए, मेरी लास्ट में सलाह है। हाँ जी, ये कहाँ पे आया हुआ है उसकी पूरी जानकारी दीजिए। ये सिरोही जिले में रेवदर तहसील में जो नंदगांव है गौशाला, उसमें बहुत सुंदर भवन बना है, और
केरल का एक जो प्रशिक्षित और जो ऑलरेडी जो आयुर्वेद के वहाँ स्थापित डॉक्टर हैं वो यहाँ है। एक महिला डॉक्टर भी है और 2 दूसरे डॉक्टर हैं और 10-12 करीब कंपाउंडर है जो सब इसी आयुर्वेद में ट्रेंड है। तो पंचकर्म का जो काम होता है, तो पंचकर्म का मतलब है सर्विस, बॉडी की सर्विसिंग हो जाती है। जैसे अपन कोई गाड़ी पुरानी हो जाए और उसको गैरेज में भेज के सर्विसिंग कराते हैं, तो ये सर्विसिंग का है, पूरी बॉडी एकदम नई हो जाती है आपके। तो सर जी ये केरला में जो हो रहा है वही है? 100% वो एज इट इज हॉस्पिटल यहाँ आ गया। लोग बहुत बहुत धन्यवाद। खर्चा करने के लिए वहाँ जाते हैं। जी जी। इससे यहाँ है, खर्चा है यहाँ 2,500 रुपये पर डे एक व्यक्ति का खर्चा है, जिसमें दवा है, जिसमें आपकी डॉक्टर्स है, रहने का खर्चा है, खाने का है। बहुत अच्छा, वही उसी ढंग का मेडिकेटेड खाना देते हैं, पर बहुत अच्छा खाना है। घूमने के लिए जगह है, आपको किस तरह से रहना है उनकी डॉक्टर की निगरानी में रहते हैं। दिन में 2-2, 3-3 बार आपको वो चेक करते हैं कि आपने दवा ली, उसका क्या प्रभाव पड़ा। तो वो कुल मिला करके वो जो पंचकर्मकार आपके जो बीमारी है उसका इलाज करने का प्रोसेस है, उसी से ये हो जाएगा। तो सर जी यहाँ आने के लिए कहाँ पे आने पड़े? भारतवर्ष से आने वालों को कहाँ पर उतरना पड़ेगा? देखो 2 साधन है, खुद का साधन हो तो आबू रोड, और इधर से आओ तो रेवदर सिरोही, ये है साधन। दूसरा साधन है नंदगांव आने के लिए, आपको ट्रेन के माध्यम से आबू रोड आ जाइएगा। तो आबू रोड से आपको सीधा सुंदा माता का पूछेंगे तो अन्नापुर जगह स्टेशन है, रेवदर और दांतरई और अन्नापुर के पास में है। तो उस वहाँ से टैक्सी वगैरह कोई न कोई मिल जाती है, या वो जो नंबर है वहाँ से कांटेक्ट करें तो वहाँ से भी साधन आते रहते हैं। ऑटो रिक्शा वगैरह भी जाते रहते हैं वहाँ पर, काफ़ी अब तो नाम हो गया, आते जाते रहते हैं लोग। और बसों से आओ तो रेवदर तक है, रेवदर से भी साधन है वहाँ तक आने का, प्राइवेट बसें भी आती है, और अन्नापुर तक आपके बसें भी है, सरकारी बसें भी है। और जोधपुर की तरफ से आवे तो रानीवाड़ा के लिए आपको 2 ट्रेनें मिलती है आने के लिए, और जाने के लिए भी 2 ट्रेनें हैं। तो वो पता करके, एक तो सवेरे है 10-11 बजे और फिर एक 2-3 बजे करीब है, वो समय पूछ करके यहाँ आ जाता है। रानीवाड़ा से वो मुश्किल से 17-18 किलोमीटर है, कोई भी टैक्सी लेकर के आया जा सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद साहब, आपने पूरी जानकारी दी। ये YouTube चैनल पे पूरा वीडियो है, जिनको भी इसके बारे में कोई भी जानकारी लेनी है तो वो आप अपना उसमें मैसेज लिख देवे, आपको जानकारी मिल जाएगी। मेरा फ़ोन नंबर है 9374538576। धन्यवाद।